इसलिए शौकत मलिक जो उनका लेफ्टिनेंट था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप जाइए, एक गाना बना ना, क्या है वो, कदम कदम बढ़ाए जा वाला, वो गाना वहां से शुरू होना था। शौकत मलिक को लाल किले पे आके झंडा फहराना था। यही बात एग्जैक्टली हमने मोदी से कहा कि वो तो नहीं रहे, वो जो हीरो था इस मुल्क का, उसको इस देश के इतिहासकारों ने उस वक्त की सत्ताओं की मदद से जमीन के अंदर दफना दिया। हमने सारे कागज निकाले, सारी बातें कही, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, और आखिर में ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जो 21 अक्टूबर को लाल किले पे गया और एक बयान दिया था। उन्होंने, उसी प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था कि मैं 21 अक्टूबर तो जा रहा हूं, लेकिन लोग मेरे बाल नोच लेंगे। ये उनका ऑफिशियल बयान था, ट्वीट किया था उन्होंने। वो ये जानते थे कि कौन कौन सी ताकतें हैं। वो वहां गए भी, उन्होंने झंडा भी फहराया। लाल किले के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन सुभाष चंद्र बोस के ऊपर म्यूजियम बना है, आप लोग जाएं उसको जरूर देखें, क्योंकि हमारे दोस्त प्रोफेसर कपिल कुमार ने बनाया है। ऐसी दुर्लभ चीजें हैं कि आप सोच ही नहीं सकते थे। मैं अभी दिल्ली वापस जाऊंगा, एक बड़ा खुलासा इस देश के सामने होने वाला है। आईएनए का जो खजाना था, उस खजाने में 25 किलो, उस वक्त 25 किलो सोना था। एक अकाउंट मिला है, ये सब सिंगापुर से आ रहा है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हैं। एक साहब ने ओवरसीज बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था और अंग्रेजों से कहा ये मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दो। अंग्रेजों ने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर बराबर बांटेंगे। तो उन्होंने कहा आप बांटिए, लेकिन मैं पाकिस्तान से मैं बात करूंगा, नहीं तुम नहीं बात करोगे। वो 25 किलो सोना किस जगह है, कैसे खाया गया, कैसे कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू के पास वो गया और वो पूरा गायब हो गया। ये पूरा कागजों के साथ में अभी दिल्ली पहुंचने की बात करेंगे हम लोग। ऐसे ही नहीं देश ये गुलाम बना, सिर्फ अंग्रेज बाहर से आ गए इसलिए गुलाम हो गए, क्योंकि यहां अंग्रेजों की आवभगत करने वाले लोग पहले से बैठे हुए थे। इसलिए भारत के अंदर एक और झूठ बोला गया आप सबसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। आप में से कोई इतिहास का प्रोफेसर यहां बैठा हो तो उस कागज को कहीं ढूंढिए जहां लिखा हो कि 15 अगस्त को हमने भारत को आजादी दी थी। यह आजादी का डॉक्यूमेंट है। नेशनल आर्काइव में जाइए दिल्ली में, वहां लिखा है 15 अगस्त 1947 को पावर ऑफ ट्रांसफर हुआ था। तो जिनको पावर ऑफ ट्रांसफर की जल्दी थी, उन्होंने दो टुकड़े किए और अपनी 16 साल की प्राइम मिनिस्टरशिप चलाई, और जो कुछ इस बीच में वो करके गए हैं उसकी सफाई हम जैसे वाल्मीकियों को करनी पड़ रही है। अभी भी इस देश में इतने मुद्दे ऐसे हैं कि देखिए, जब तक आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं होगी, बिल्डिंग लंबी नहीं टिकेगी। इस देश में आजादी के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है, इस देश में संविधान के नाम पे जो फ्रॉड हुआ है, इस देश में सक्सेसिव सरकारों ने सरकार बनाने, सरकार चलाने तक बस सीमित रखा है। कोई आमूल चूल परिवर्तन करने की किसी ने कोशिश नहीं की। कोई ये नहीं चाहता था कि सिस्टम को बदला जाए। इसलिए आज हिल रही है मीनार। इसलिए 70 साल के बाद भारत के नेशनल टेलीविजन पे जम्मू कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे आके जब ये कहता है ना कि मात्र हम 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब हम 35 करोड़ हैं, हम दोबारा से लेंगे और इस बार हिंदुओं को तय करना है कि वो कहां जाएंगे। ये हिम्मत 70 साल में हमारी और आपकी चुप्पी ने दे दी है। और ये सच बात है कि इस बार आपको तय करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो रहा है कि पूरी दिल्ली का दरियागंज खाली हो गया है, ऐसे नहीं हो रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है, ये जमीनें क्यों खरीदी जा रही हैं, ये मस्जिदें हर चौराहों चौराहों पे क्यों बन रही हैं, इसका एजेंडा क्या है, ये कब्रिस्तान के नाम पे एक्सटेंशन क्यों किया जा रहा है। जबकि आप सबको बता दूं मैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद साहब, ये जो कब्रें होती हैं ये हराम हैं, ये जायज नहीं है कब्रें, ये हराम हैं। ये काम खत्म हो जाए उसके बाद उसको चैलेंज करने वाला हूं मैं, क्योंकि आपके यहां अभी एक फैसला आया है मस्जिदों को लेके। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि इस्लाम में
मस्जिद इज नॉट ए होली श्राइन था, कहा था, लेकिन इससे पहले तो देश में किसी ने पूछा ही नहीं। हम जैसे बेवकूफ कहते थे, लेकिन हमारा उस वक्त तक हम इतने एक्टिव नहीं थे, हम तो स्कूल के दिनों से जानते थे ये बात। लेकिन आप इस बात को देखिए कि ये फैसला भी आ गया कि मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, मस्जिद कोई पवित्र जगह नहीं है, मस्जिद की इक्वलिटी मंदिर से नहीं हो सकती। पूरे सऊदी अरब में जहां मोहम्मद साहब थे, मक्का से मदीना में रोज मस्जिदें बनती हैं, 6 महीने बाद उनको लगता है कि इसको हटा के वहां पे सड़क बना दी जाए, वहां रेस्टोरेंट बना दिया जाए, ओपन होता है, टेलीविजन है, आप सब जानते हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों का एजेंडा कुछ और है। वो एजेंडा सिर्फ ये है कि मस्जिद बनाओ, फिर उसकी सेंसिटिविटी क्रिएट करो, फिर उसके अंदर पंचायत करो। और जो कश्मीर में 1990 में हुआ, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग थे, मेरी नई नई पत्रकारिता शुरू हुई थी, जम्मू कश्मीर में मस्जिदों में हथियार रखे गए, उन मस्जिदों से अजानें दी गई, रात रात भर 500-500 बार, 600-600 बार, कभी किसी मस्जिद से अजान हो रही है, कभी किसी मस्जिद से अजान हो रही है, और सब जगह से अपील की गई कि कश्मीरी हिंदू पंडित कश्मीर छोड़ दें, हमें कश्मीर चाहिए कश्मीरी पंडितों के बगैर और कश्मीरी औरतों के साथ। ये तो कल परसों की घटना है, कोई बहुत दूर की नहीं है। जो लोग ऋषि कश्यप की धरती की बात कर रहे थे, जिस कश्मीरियत की बात कर रहे थे, जिस गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे थे, उन लोगों ने एक बार 1954 में आपके लोगों को दूर रखने के लिए संविधान के अंदर एक इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा लिया। वो लोग 1990 में जब हत्याएं हो रही थी, तो एक केस बता के बताता हूं मैं कि उस धर्म की और उसके मानने वाले लोग कितने रिलीजन ऑफ पीस के लोग हैं, कौन से धर्म से ड्राइव होते हैं, कौन सी आयत से ड्राइव होते हैं। एक महिला, एक टीचर थी, उसने एक बच्चे को स्कूल में पढ़ाया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसे 12th में पढ़ाया, वो पड़ोसी था, उसी लड़के ने उस महिला टीचर का रेप किया और टुकड़ों में काट दिया। इस मानसिकता से आपको लड़ना है। आप तो किसी के साथ चाय पी लेंगे तो उसके बाद फोन करके पूछेंगे आप घर पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। आपकी सभ्यता यह है। आप जिस सभ्यता से लड़ रहे हैं, जिस मानसिकता से लड़ रहे हैं, उसका बराबरी आप कर नहीं सकते। लेकिन उन्होंने होने दिया, सब चुप रहे, और यह भी देश को नहीं बताया गया कि यह घटना कब घटी। ये भी